Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Swarnima Mishra and today I am going to cover the topic from the book R.L. Kotpal, Modern Textbook of Zoology, Invertebrates. Today I am going to deal with the topic from the chapter Porifera, Characters, Classification and Types. And we are going to focus on general characters of Porifera. Now, the point number 1 is multicellular organisms with cellular level of body organization, no distinct tissues or organs. That means जो Porifera हैं वो multicellular organisms हैं. Multi means many and cellular means cell. ये organisms बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. और जो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल तक ही लिमिटेड है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो फर्दर टिश्यूज में फॉर्म नहीं होती एंड फर्दर ऑर्गन्स में फॉर्म नहीं होती. पॉइंट नंबर 2, मोस्टली मरीन, अ फ्रेश वाटर, ऑल एक्वेटिक. जो पोरिफेरेंस हैं वो ज्यादातर मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा सी वाटर, ओशंस हो गए, और कुछ फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है जैसे कि रिवर, लेक, आइलैंड एटसेट्रा. ऑल एक्वेटिक, लेकिन सारे के सारे जो पोरिफेरेंस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक मीन्स या तो वो पानी के अंदर रहते हैं या फिर वो पानी के ऊपर रहते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज सॉलिटरी और कॉलोनियल, ऑल ससाइल. जो पोरिफेरेंस हैं वो सॉलिटरी, या तो वो सॉलिटरी होंगे, सॉलिटरी मीन्स अकेले, अलोन रहेंगे, या फिर वो कॉलोनियल, जो पोरिफेरेंस है वो एक झुंड बना के रहेंगे, एक कॉलोनी में रहेंगे. ऑल ससाइल, और सारे के सारे कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं. ससाइल मीन्स वो मूव नहीं कर पाते, वो एक जगह स्टिक रहते हैं. दे आर अटैच्ड टू देयर सबस्ट्रेटम, और हम कह सकते हैं कि ये इमोबाइल होते हैं. पॉइंट नंबर 4, बॉडी फॉर्म वास लाइक, सिलेंड्रिकल, ट्यूब्यूलर, कुशन शेप्ड, मेनी ब्रांच्ड एटसेट्रा. इनकी जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो या तो वास लाइक में देखने को मिलता है जो उनकी बॉडी फॉर्म है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप, या ट्यूब्यूलर शेप में, या कुशन के शेप में, और कभी कभी इन पोरिफेरेंस से ब्रांचेस का फॉर्मेशन भी हो जाता है. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड, कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रांच्ड फॉर्म में भी ये देखने को मिलते हैं. 5th पॉइंट इज सिमेट्री. इनकी रेडियल होती है और नो सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्ट्रक्चर को 2 इक्वल हाफ्स में बांटना. इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल है. दैट मीन्स अगर हम पोरिफेरा को सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं किसी भी प्लेन से, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं. इसीलिए इनकी सिमेट्री को कहा जाता है कि रेडियल सिमेट्री है, और या फिर इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती. पॉइंट नंबर 6 इज बॉडी वॉल विथ आउटर पेनाकोडर्म, दैट इज डर्मल एपिथेलियम, inner quanoderm, that is gastral epithelium, and gelatinous non-cellular mesenchyme in between. Mesenchyme consists of skeletal elements and free amoeboid cells. इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेनाकोडर्म, या फिर डर्मल एपिथेलियम के नाम से भी जानी जाती है. और बॉडी की जो इनर कवरिंग है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, या फिर गैस्ट्रल एपिथेलियम के नाम से भी जानी जाती है. इस पेनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में एक जेलाटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जो कि नॉन सेल्यूलर होता है. उस सब्सटेंस को हम कहते हैं मेसेनकाइम, और इसी मेसेनकाइम में हमें सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि एमीबॉइड सेल्स हो गई, या फिर स्केलेटल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. पॉइंट नंबर 7, cells loosely arranged and do not form definite layers, hence regarded not truly diploblastic. इनकी जो सेल्स हैं पोरिफेरा की वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, वो डेफिनेट लेयर्स में नहीं फॉर्म होती हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, इसलिए
ये ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स कि अगर दो एम्ब्रियोनिक लेयर में इजीली हमें डिस्टिंग्विश हो जाए, जैसे कि एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। अगर ये तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिस्टिंग्विश होती हैं तो फिर क्या तीन हो जाएंगी हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। लेकिन जो ये पोरिफेरेंस हैं, इनकी जो डेफिनेट लेयर्स हैं वो हमें डेफिनेट नहीं दिखती। इनकी जो लेयर्स हैं वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं दिखती, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। पॉइंट नंबर 8, body with many pores, ostia, canals and chambers that serve for the flow of water. One or more water exist or oscula present. इनकी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। इनकी बॉडी में कनाल्स देखने को मिलते हैं जो एक पाइप लाइक फंक्शन करते हैं, और चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। और ये सारे ऑस्टिया, कनाल, चैम्बर्स ये किस लिए हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द फ्लो ऑफ वाटर। वन और मोर वाटर एग्जिस्ट और ऑस्क्यूला प्रेजेंट। तो वाटर की जो एंट्री होती है वो ऑस्टिया के थ्रू होती है, देन वो कनाल्स में जाते हैं और फिर वो चैम्बर्स में जाते हैं। उसके बाद वाटर कहाँ से एग्जिट होते हैं इनकी बॉडी से, तो उसके लिए एक ओपनिंग होती है आउटसाइड में जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूला, और ऑस्क्यूला से ही वाटर क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, क्वानोसाइट्स और फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स यूजुअली लाइन स्पेशल चैम्बर्स। स्पॉन्जेस आर दी ओनली मेटाजोन्स हैविंग क्वानोसाइट्स। तो क्वानोसाइट्स जो इनकी इनर सेल्स होती हैं, गैस्ट्रल एपिथेलियम होती हैं, जिनको हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी कहते हैं। इन क्वानोसाइट्स का क्या काम होता है? ये चैम्बर्स की लाइनिंग में हेल्प करती हैं। ठीक, साइट्स देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट दी स्पॉन्जेस। नाउ द पॉइंट नंबर 10, skeleton of calcareous or siliceous spicules or of protein spongeon fibers or of both or absent। अगर हम पोरिफेरा के स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन कैल्केरियस होता है, मतलब कि पार्शियली या फिर टोटली वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या फिर सिलिशियस होता है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि सिलिका प्रेजेंट है अगर, तो वो सिलिशियस हो गया। स्पिक्यूल्स आर दी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, पिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इनके स्केलेटन में देखने को मिलते हैं, और या तो फिर वो प्रोटीन स्पॉन्जन फाइबर से बने होते हैं और या फिर किसी से नहीं बने होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 11 इज डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स। डाइजेशन इनका फुली इंट्रासेल्यूलर होता है, इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनमें पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑस्मोलैरिटी में हेल्प करते हैं, वाटर के रेगुलेशन को मेंटेन करने में ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करते हैं, जो कि कुछ फ्रेश वाटर पोरिफेरेंस में देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 12 इज primitive nervous system of neurons arranged in a definite network of bipolar or multipolar cells in sum, but is of doubtful status. So primitive means पहले पुराना। जो nervous system है उनके जो neurons हैं वो या तो definite bipolar के फॉर्म में है या फिर definite multipolar cells के फॉर्म में है। बाइपोलर सेल्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि उनके न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट है। अगर वो मल्टीपोलर सेल्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स उनके न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मल्टीपोलर। लेकिन अभी भी इसका कोई फुल प्रूफ देखने को नहीं मिला है, ये एक डाउटफुल स्टेटस है। पॉइंट नंबर 13 इज ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। सारे के सारे जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये हर्माफ्रोडाइट तो हैं बट ये क्या शो करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। ऐसा क्यों होता है? ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों शो करते हैं?
क्योंकि जो मैच्योरेशन टाइम होता है ऑफ द स्पर्म एंड ओवा का वो डिफर करता है, या तो स्पर्म मैच्योर हो सकता है पहले या फिर ओवा मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ऐसे होता है कि अगर स्पर्म मैच्योर हो गया है तो वो स्पर्म रिलीज होता है एक स्पॉन्ज से, फिर वो कनाल के थ्रू, वाटर के थ्रू पास आउट होता है और जाके अनदर स्पॉन्ज के ओवा से जाके वो इंटरैक्ट करता है, और दिस इज हाउ इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। अगर इनमें पॉइंट नंबर 14 इज asexual reproduction by birds or gemmules, sexual reproduction by ova or and sperm all show regeneration power। तो इनमें जो अगर हम asexual reproduction की बात करेंगे तो वो किसके थ्रू होता है, वो बर्ड्स के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो इनकी बर्ड्स होती है वो इंटरनल बर्ड होती है, इसीलिए पॉरीफेरेंस या फिर स्पॉन्जेस के केस में उस इंटरनल बर्डिंग को हम कहते हैं जेम्यूल्स। तो इन पोरिफेरा दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जेम्यूल्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ओवा एंड स्पर्म के थ्रू होता है। ऑल शो रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर मीन्स कि सारी की सारी जो सेल्स हैं वो किसी भी लॉस्ट पार्ट या फिर किसी भी डिफॉर्म्ड पार्ट को वो बना सकती हैं, डैमेज्ड पार्ट को वो पूरा का पूरा बना सकती हैं, रीजनरेट कर सकती हैं। That is why they all show regeneration power. Now the 15th point, that is the last point, cleavage is holoblastic, development indirect through a free swimming ciliated larva, the amphiblastula or parenchyma। इनका जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक होता है, दैट मीन्स इनकी सारी की सारी जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है इनटू मैनी ब्लास्टोमियर्स में। जो डेवलपमेंट होता है इनका वो इनडायरेक्ट होता है, ये डायरेक्टली अडल्ट में चेंज नहीं होते। ये फर्स्ट बनाते हैं सिलिएटेड लार्वा, जो कि क्या होता है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा होता है, और उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला या फिर पैरेन्काइमेला। So these were the general characteristics of the poriferans. I hope you liked my video. If you like my video, then please hit the like button. We'll come up with more such informative contents, and please do the subscriptions. Thank you so much.